दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 27 मार्च 2021 आज यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम हुआ। सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो पहले डाल दिया है साथियों, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेकंड शिफ्ट की तुलना करने पर हार्ड था, कठिन था। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों आज ये जो जितने भी पेपर हुए अब तक, यानी ये छठा पेपर था, तो जहाँ तक मैंने स्टेटमेंट देखा है तो 27 मार्च का ये जो सेकंड शिफ्ट है सबसे आसान पेपर इसी को अब तक बताया गया है। यानी अगर हम सटीक और शॉर्ट एनालिसिस देखें तो वो ये है कि पेपर कुल मिलाकर आसान था और न्यूमेरिकल्स कम थे। दूसरी बात, जितने न्यूमेरिकल आए वो भी इजी न्यूमेरिकल आए। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन रिजल्ट के तौर पर आपको यही देखना है कि बिल्कुल सिंपल पेपर आया था और न्यूमेरिकल्स की संख्या कम थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, तो सबसे आसान इसी शिफ्ट का पेपर हम मानकर चल रहे हैं। तो उम्मीद आगे के लिए भी यही करेंगे कि अब हो सकता है इस पेपर यानी कल जो 28 मार्च को होना है वो भी आसान ही होंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर एक नज़र डाल देते हैं। सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक एक्टिव डिवाइस है। हम सब जानते हैं ना सक्रिय युक्तियाँ कौन कौन सी होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितने भी यूज होती है वो सभी सक्रिय ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डायोड रखा है। अब ऑप्शन क्या था स्टूडेंट पूरी तरह से बता नहीं पाए। डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR, जिनर डायोड, कोई भी ऑप्शन दे रखा हो वो सब एक्टिव में आएंगे। सक्रिय यानी पैसिव में कौन, निष्क्रिय में कौन आएगा? पैसिव में रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक आप सभी जानते भी होंगे। दोस्तों सवाल पूछा गया कि पोल को ज़मीन में कितना लगाया जाता है, तो उसका मूल लंबाई का 1/6 लगाते हैं, यानी 1/6 भाग ज़मीन में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पोल की लेंथ यानी हाइट बोल सकते हो एक तरह से आप 60 मीटर है, तो हम इसका 1/6 बोलें तो 10 मीटर भाग ज़मीन में रखेंगे, 50 मीटर भाग जो है वो ज़मीन से ऊपर रखेंगे। ये होता है पोल के लिए एक परफेक्ट रेशियो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों दिया, स्लिप ज्ञात करना था, पोल और फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ था। देखो सिंपल सा ही है, वैल्यू तो वो बता नहीं पाई कितनी आई थी, तो अपन भी फिर एग्जाम्पल ही मान लेते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी थी, फ्रीक्वेंसी इंटू 120 अपॉन पोल से, और फिर जब ये सिंक्रोनस गति आ जाएगी तो आपको स्लिप ज्ञात करनी थी। और इसके लिए क्या फॉर्मूला है? सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन सिंक्रोनस गति इंटू 100। ये आपका इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। सिंपल ही था, आई थिंक कर पाओगे सभी, कहीं किसी को कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों सवाल पूछा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो कितना होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो हमेशा इकाई से अधिक होता है। खैर टर्न रेशो नहीं, वोल्टेज रेशो भी अगर पूछा जाता, करंट रेशो भी अगर पूछा जाता, तो ये सभी इकाई से अधिक ही होता है। यानी श्योर है कि स्टेप अप में के का मान जो भी है वो 1 से अधिक ही आता है। इसी तरह से स्टेप डाउन में 1 से कम होता है और आइसोलेशन में इकाई होता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा यूजेटी के सिरों का नाम। तो यूजेटी जो है ये होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी इसमें एक जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होते हैं। इसके जो टर्मिनल है इनका नाम होता है एमीटर, बेस 1 और बेस 2। कलेक्टर नाम का इसमें कोई सिरा नहीं होता है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। SCR के सिरों के नाम पूछे गए दोस्तों, तो SCR तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको SCR से संबंधित तो सवाल देखने को मिल ही सकता है। पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, 3 जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, एक दिशीय युक्ति है, सेमी कंट्रोल डिवाइस भी है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, करंट को एक ही दिशा में कंट्रोल करेगी, और सेमी कंट्रोल डिवाइस है। सेमी कंट्रोल का मतलब है कि एनोड और कैथोड, इसके 3 सिरे जो है वो एनोड, कैथोड और गेट होते हैं।
तो एनोड और कैथोड के बीच में आपने यदि प्रॉपर पोटेंशियल दे भी दिया ना, तब भी धारा तब तक नहीं चलेगी जब तक गेट को ट्रिगर नहीं किया जाएगा। इसलिए ये सेमी कंट्रोल डिवाइस है। अगला दोस्तों सवाल पूछा कि डीसी मशीनों की वाइंडिंग किसकी बनी होती है। तो डीसी मशीनों में जो वाइंडिंग होती है कौन सी, फील्ड वाइंडिंग की बात करें अगर अपन सीरीज और शंट, तो वो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर की होती है। ठीक है, यदि आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें, लेप और वेव जो होती है, तो वो इंसुलेटेड कॉपर होता है, एक तरह से इनेबल्ड ही मानते हैं उसको भी। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें जा सकते थे। आगे दोस्तों सवाल पूछा तो घरेलू जो वायरिंग है लगभग उसमें 5 से 6 सवाल पूछे गए थे दोस्तों, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है, और मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करवाए थे। उम्मीद है आपने इसका अच्छे से आंसर भी दिया होगा। लाइट एंड फैन में कितने उपकरण संयोजित किए जा सकते हैं, ऐसा सवाल पूछा था। यानी एक तरह से उपभोग बिंदु ही पूछ लिए ना, तो लाइट एंड फैन में 10 उपभोग बिंदु हो सकते हैं, बड़ा सिंपल सा था। और लाइट एंड फैन में कॉपर चालक का साइज भी दोस्तों पूछा था उसने। तो कॉपर चालक जो है वो 1 mm का है, एल्यूमिनियम वाला जो है वो 1.5 mm स्क्वायर है। पावर सब सर्किट के लिए कॉपर की बात करें तो वो 1.5 का होता है और एल्यूमिनियम 2.5 का होता है। ये निमी में दिया हुआ है, एक्चुअल में पूरा कंप्लीट डाटा अपन ने वहीं से लिया है। आगे साथियों न्यूमेरिकल दिया था जिसमें शिखर मान यानी मैक्सिमम वैल्यू दिया गया था और आरएमएस मान निकालना था। अब जितनी भी वैल्यू दी गई थी कैलकुलेशन तो बड़ी आसान सी है, 0.707 इंटू मैक्सिमम मान करना था। फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट अगर शिखर मान दिया हुआ है तो आरएमएस मान कितना हो जाएगा, 17.7 वोल्ट। इसीलिए इस पेपर को इजी माना गया है। वो कह रहा था कि सर न्यूमेरिकल भी जो आए वो आसान थे और वैसे भी न्यूमेरिकल्स की संख्या कम थी, तो पेपर कुल मिलाकर आसान ही लगा मुझे, ऐसा उसका मानना था। और बाकी जितनी भी शिफ्ट के स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उनका यही मानना था कि सर पेपर टफ था। पीक फैक्टर का फॉर्मूला पूछा साथियों, या परिभाषा भी बोल सकते हो, एक ही बात है। यानी परिभाषा के रूप में हो सकता है पीक फैक्टर की किसका अनुपात है, तो शिखर मान और आरएमएस मान का अनुपात है। ये परिभाषा ना मिले तो दूसरी परिभाषा होती है मैक्सिमम वैल्यू बटे प्रभावी मान, यानी इफ़ेक्टिव वैल्यू, प्रभावी मान हो सकता है। शिखर मान, अधिकतम मान या चरम मान भी वो लिख सकता है, हिंदी इंग्लिश में जो भी हो। खैर परिभाषा आसान थी, उम्मीद है आप सभी को इसका पहले से उत्तर पता था। केवीएल और केसीएल पर आधारित 2 सवाल पूछे गए थे। अब क्वेश्चन कैसा था वो तो प्रॉपर आप तब समझ पाओगे जब अपन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सवाल की लैंग्वेज ये थी कि जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है, ऐसा क्यों था। तो ऐसा केसीएल ने बताया था हमें, ऑप्शन ही यही थे, केसीएल, केवीएल, लेंज, इस तरह से थे। तो फिर हम समझ सकते हैं ना कि किरचॉफ के करंट नियम के कारण या करंट नियम के अनुसार ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं ना, उसने ये कहा था कि जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होती है, या फिर परिपथ में धाराओं का बीजगणितीय योग संगम पर, जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। ऐसा ही एक वोल्टेज नियम पर भी था, बात करेंगे आगे क्या था वो। नेक्स्ट दोस्तों सवाल पूछा कि कौन सा मटेरियल एनटीसी नहीं है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट नहीं है। तो मेटल्स यानी धातुएं जितनी भी होती है वो, या फिर आप उनको कंडक्टर बोल सकते हो, यानी एलॉय जो होती है ना, मिश्र धातुएं, उनमें ये एनटीसी कभी नहीं होती है, ये हमेशा पीटीसी होती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कॉपर का, तो कॉपर बिल्कुल सही है, पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, इसमें धनात्मक ताप गुणांक होता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है, ऐसा किसने कहा था। किरचॉफ के सेकंड नियम के अनुसार ऐसा होता है, किरचॉफ ने अपने वोल्टेज नियम में ऐसा कहा था। ठीक है, साधारण सा ऑप्शन आपके सामने है। इसी तरह का ऑप्शन है अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा। अब बताइए, ये सवाल आपको समझाने की ज़रूरत थोड़ी होगी, बहुत आसान सा है ना, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय परिवहन नियम है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। BLV साइन थीटा का न्यूमेरिकल पूछा भाई, किस में लगता है, DC जनरेटर में लगता है, और गतिज प्रेरित EMF ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, गतिज प्रेरित EMF ज्ञात करने का फॉर्मूला है जिसमें B का फ्लक्स घनत्व है,
टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर में, एल का मतलब है चालक की लंबाई मीटर में, वी का मतलब है चालक का वेग मीटर प्रति सेकंड में, और साइन थीटा का मतलब है चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच फ्लक्स के छेदन का कोण कितना है। तो आंकड़े रखने थे और कैलकुलेशन करनी थी, उत्तर आ जाएगा। और आगे सवाल पूछा कि घर में वायरिंग हेतु कौन सा डायग्राम बनाया जाता है। देखिए, घर की वायरिंग में जब हम कनेक्शन करते हैं ना तो उसके लिए कनेक्शन डायग्राम बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है स्कीमेटिक डायग्राम, योजनागत आरेख बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। वैसे वायरिंग में लेआउट डायग्राम भी होता है और वायरिंग डायग्राम भी होता है। अब क्वेश्चन का आंसर वैसे तो परफेक्ट लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना था। तो बस दोस्तों, यही मुझे मिले थे 17 क्वेश्चन आज के उस पेपर के। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना।